दिख रहे हैं। तो ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजेश चतुर्वेदी जी से और देवदत्त दुबे जी से। राजेश जी, आप अपनी बात को पूरी करें, फिर हम जाएंगे देवदत्त जी के पास। नहीं तो मैं यही कह रहा था राघवेंद्र जी कि जिन परिस्थितियों में ये जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं जी, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए जो है चुनाव को हर हाल में जीतने का मामला है ये जी, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है, जो आपका मूल सवाल है जी, कि ये जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, लेकिन ये इलेक्शन पिछला चुनाव हार चुके हैं। अजय सिंह भी चुनाव हार गए थे और अरुण यादव भी चुनाव हारे थे। ये तमाम वो नाम है राजेश जी जो लोकसभा का चुनाव हारे और विधानसभा के भी हारेंगे। तो अब ये हारने के लिए अपने आप को क्यों ले जाएंगे बाहर दूसरे इलाके में? नहीं, ये टोटल जो है ये मीडिया में इस तरह की चीज खबरें आई हैं, लेकिन इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मैं लौटता हूँ आपके पास, देवदत्त जी से बात करेंगे। देवदत्त जी, आपकी इस पूरे मामले में बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि हमारी जो खबरें हैं कांग्रेस के भीतर की वो ये कि वो किसी बाहरी बड़े नेता को चुनाव में नहीं उतारेंगे। अगर वो स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा लीडर है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस की सेकंड लाइन या भाजपा की बागी। आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी। बिल्कुल, परिस्थितियां राघव जी हर सीट की अलग अलग हैं। कहीं जहां पर स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत स्थिति में नहीं मिल रहा है और किसी बड़े नाम के ऊपर स्थानीय कांग्रेस यदि एक हो जाते हैं तो पार्टी ऐसा फैसला कर भी सकती है। तो अभी ये बात सही है कि पहली प्राथमिकता तो उनकी स्थानीय प्रत्याशी की तलाश की होगी, लेकिन जब यदि तो पहली स्थानीय प्रत्याशी की तलाश होगी, दूसरी होगी भाजपा के बागी की। ये दो वो राघव जी, उसमें मैं कहना चाहूंगा भाजपा के बागियों पर बहुत विचार हुआ शुरू में, लेकिन आज यदि ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा के जो प्रत्याशी है इनको आप धोखेबाज, दगाबाज और वो दल बदलू कह रहे हैं, तो कल जो आप भाजपा के लाके प्रत्याशी करेंगे तो उन पर वो दल बदलू कहेंगे। तो उनका एक मुद्दा है जो मोथरा पड़ रहा है। तो अभी फिर बदली हुई रणनीति में उन्होंने कांग्रेस के में से ही ढूंढने की रणनीति बनाई है। जैसे एक मुद्दा वो जीवित रखे, जैसा आप दिग्विजय सिंह ने अपनी फेसबुक पर डाला भी है कि वो भाजपा के तो उनके पास बहुत जगह सीटों पे है ऑफर, और भाजपा की दिक्कत जैसा चतुर्वेदी जी कह रहे थे केवल यही है कि जिन लोगों की सीट हमेशा के लिए चली जाएगी, अधिकांश वे लोग जो 2018 के चुनाव में इन 22 लोगों के खिलाफ लड़े थे या वो 24 ही लोगों के खिलाफ जो लड़े थे, उनको है दिक्कत कि अब वो कहाँ जाएं फिर। बिल्कुल, उनका ये क्या है इस राजनीतिक अस्तित्व का मामला है उनका। एक तरह से राजनीतिक उनकी यात्रा समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। तो ये बड़ी चीजें हैं। कांग्रेस के लोग भी इस पर विचार करेंगे और भाजपा के जो लोग जो हम बात कर रहे हैं, बीजेपी को इस पर सैबोटेज का बड़ा सामना करना पड़ेगा, भीतरघात का। देवदत्त जी, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, जो देवदत्त जी बात कर रहे थे हम उसी पर लौटना चाहेंगे। उनका कहना यह कि वो अब भाजपा से आए हुए लोगों को शायद उम्मीदवार नहीं बनाएंगी, क्योंकि जो कांग्रेस अपने भगोड़ों की आलोचना करेगी वो फिर भाजपा छोड़कर आने वालों को कैसे टिकट देगी और फिर कैसे उनके पक्ष में वोट की बात कर सकती। ये एक नैतिक मुद्दा है और चुनाव में ये क्या नैतिकता कितनी चल पाएगी, आपकी राय? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुनाई दिया। दरअसल मेरा कहना यह कि ये जो पूरा मामला है, अगर बीजेपी के बागी कांग्रेस में आते हैं और वो प्रत्याशी बनते हैं तो आज कांग्रेस जिन पूर्व कांग्रेसी विधायकों को कहेगी कि भाई ये कांग्रेस छोड़कर चले गए भाजपा में और ये भगोड़े हैं, इनको आप वोट मत दीजिए, तो कल भाजपा से जो लोग उनके पाले में आएंगे उनको वो कैसे टिकट दे सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा हो रही है कि जो एक बार भाजपा के टिकट से कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ चुका है उसको टिकट या चुनाव में ना उतारा जाए। ये एक सवाल है। देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है कि कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस तो पहली लड़ाई तभी हार गई थी जब वो उसके 22 विधायक बीजेपी के पाले में चले गए इस्तीफा देके। ठीक है, असली जो चुनौती है वो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के सामने है, क्योंकि जिन 22 लोगों ने कांग्रेस के जो विधायक चुने गए थे, उन्होंने जिन बीजेपी के नेताओं को, उम्मीदवारों को चुनाव हराया था, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है यही बनने वाली है। अब जैसी खबर है कि आज ही सांची के डॉक्टर गौरी शंकर जो सेजवान हैं, हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की आज। उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, उनको बुलाया गया था या जो भी हुआ हो। तो ये सब चीजें बीजेपी को आसानी नहीं होने वाली है। मतलब
क्योंकि जो लोग चुनाव हारे हैं बीजेपी के वहां 22 जगह पर, उनका क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूं कि कार्यकर्ता काडर का, बीजेपी का जो काडर है वो ज्यादा पसोपेश में है। बिल्कुल। तो मतलब इतना आसान नहीं है। अब यही है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर बीजेपी के चेहरों पे ही दांव लगाती है तो निश्चित रूप से ये उसके सामने एक पब्लिक में ये तो जाएगा उसका कि भाई आप जो है आप में और फिर बीजेपी में फर्क क्या रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए हैं आशीष दुबे, पत्रकार साथी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश चतुर्वेदी जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जो कांग्रेस के भीतर प्रत्याशियों को लेकर बातें चल रही हैं और जो मीडिया में अफवाहें फैल रही हैं, खबरें आ रही है, वो कितनी सही है और कितनी गलत है, आपकी राय में पूछूंगा। पहले राजेश जी की बात पूछ जाए। जी राजेश जी। हाँ, तो कांग्रेस में कैंडिडेट चुनते समय ये इस तरह की जो सावधानियां है वो तो बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि हाल में जो वो भिंड से चौधरी राकेश सिंह की उम्मीदवारी पे जो एक माहौल बना कांग्रेस के भीतर जी। कि वो बात यहाँ तक आ गई कि भाई अजय सिंह ने कहा और फिर गोविंद सिंह ने सपोर्ट किया उनका कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर हमको विचार करना पड़ेगा। तो कांग्रेस को भी ये सब चीजें डील करना ही है इन सब चीजों से। हाँ। तो अब देखिए बड़ा रोचक होने वाला है पूरा। हालांकि अभी तो चुनाव आयोग ने कोई तारीख तय नहीं की। कोरोना महाराज चल रहे हैं, पता नहीं ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कब थोड़ी सी राहत देते हैं। और क्योंकि चुनाव जब होगा तो फिर रैलियां भी होंगी, जनसंपर्क भी होगा और ये बातें भी होंगी कि साजिशों के तहत सोशल मीडिया में ये खबर भी फैलाई जा सकती है कि जो उम्मीदवार हैं महाराज, वो उम्मीदवार खुद ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ताकि उनका प्रचार गड़बड़ हो जाए, लोग उनसे मिलने ना पाए। तो ये बहुत सारे अभी चलेंगे जो राजनीति में एक तरह के साजिश और षड्यंत्र होती है। आशीष जी, दरअसल कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है वो आप और बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप कांग्रेस के बहुत निकट से उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या ये खबर, इसमें कितना दम लगता है कि अजय सिंह, राहुल, अरुण यादव जैसे बड़े जो लीडर हैं उनको कांग्रेस इन उपचुनाव में उतार सकती है? देखिए, ये आप किस व्यक्ति से, उनसे हमारा संपर्क कट गया है, हम दोबारा उनसे बात करते हैं। राजेश जी, सवाल है कि जो गोविंद सिंह का स्टैंड था, जो अजय सिंह राहुल का स्टैंड था कि जो कांग्रेस के खिलाफ चले गए हैं उनको अगर आप दोबारा उतारेंगे मैदान में कांग्रेस के टिकट पर, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा क्या इसको धमकी के तौर पर देखा जाए, चेतावनी के तौर पर देखा जाए, और कांग्रेस इसको किस ढंग से लेगी? वापसी हुई है कांग्रेस में जी। 2018 का इलेक्शन उन्होंने बीजेपी के सिंबल पे लड़ा था, वो इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद उनकी लोकसभा चुनाव के पहले वापसी हुई कांग्रेस में। जी। तो वापसी क्या है कि राघवेंद्र जी सहयोग कहिए या जो भी कहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया खिड़की बने थे उनकी वापसी के लिए। एकदम सही बात। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ही पूरा तामझाम लेके बीजेपी में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें कांग्रेस का वो जो गुट है वो तो अपनी बात कह रहा है। अब कमलनाथ के सामने यही एक संकट है कि वो किस तरह से इन चीजों को डील करते हैं, क्योंकि ये जो हालात हैं ये बनने वाले हैं कांग्रेस के सामने भी। मतलब कमोवेश हर सीट पे ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन जो है एक बहुत बड़ा काम होने वाला है कांग्रेस के सामने भी। और आपने सही कहा कि ये तो बीजेपी में भी दिक्कत आने वाली, लेकिन कांग्रेस हो सकता है कि इस चुनाव में अपनी जो सेकंड लाइन है विधानसभा क्षेत्रों में जो उम्मीदवार कांग्रेस के जीते थे, जाहिर है कि टिकट का दावा 3-4 लोगों ने और किया होगा, जो उस उम्मीदवार से 19-20 बैठते होंगे। तो हमें लगता है कि इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर जो कांग्रेस की सेकंड लाइन है उसका क्या भविष्य होगा। आशीष जी से हमारा संपर्क दोबारा जुड़ गया। आशीष जी, कांग्रेस के उम्मीदवार, हालांकि अभी चुनाव आयोग ने कोई तारीख तय नहीं की है, हो सकता है कि तमाम चर्चाएं लगे कि ये सूतना कपास और जुलाई में लट्ठम लट्ठा, लेकिन पहले से रणनीति बनाई जाती है, उम्मीदवार चेहरे तय किए जाते हैं और वो धीरे धीरे अपना काम करते हैं। आपको लगता है कि जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है कि बड़े उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, अजय सिंह, राहुल या अरुण यादव, उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है? आशीष जी। देखिए, मुझे पूरा अभी कयास लगता है क्योंकि अभी कांग्रेस में इस तरह की आधिकारिक तौर पे ना तो कोई कमेटी बनी है, ना कोई इस तरह के प्रोसेस शुरू हुए हैं, चुनाव की तारीख भी तय नहीं है। और कांग्रेस का इतिहास है कि वो बहुत एट द 11th आवर ही वो प्रत्याशी तय करती है। तो अभी मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात है कि अजय सिंह और अरुण यादव या ऐसे कुछ और भी नाम जो सामने कयासों में है, मुझे नहीं लगता कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर
अपने 200, 500 किलोमीटर दूर चुनाव लड़ने जाएंगे, क्योंकि ऐसे में उनको ये खतरा भी होगा कि अगर वो कहीं दूसरे जिलों में, दूसरे संभाग में जाके चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ कांग्रेस के जो दूसरे मजबूत दावेदार थे वो उनके साथ कहीं असहयोग ना कर दें। तो ये बहुत सारे खतरे कांग्रेस को रहेंगे, और मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कोई फार्मूला बना रही है कि अजय सिंह को सागर जिले में लाके चुनाव लड़ाया जाए। आपने पूरी चर्चा को कंक्लूड कर दिया कि ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि जो बाहरी उम्मीदवार होगा उसके अपने खतरे होंगे, लेकिन बीजेपी अभी इस तरह के खतरों से जूझ रही है क्योंकि वो इन क्षेत्रों में उन उम्मीदवारों को उतारने वाली है जो कल कांग्रेस में थे। तो ये जो सैबोटेज का मामला है, भीतरघात का मामला है, अंतर्विरोध का, ये दोनों पार्टियों में चुनाव में रहेगा। वक्त खत्म हो चला है। आशीष जी, आपसे बहुत देर से संपर्क हुआ, इसलिए आपसे कम बात हो पाई, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे मामले को विस्तार से समझाया। उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये बातें काफ़ी समझ में आई होंगी। बाखबर के इस रंग को हम समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कि दुनिया के दबाव के चलते कोरोना वायरस का जो मामला, उसमें चीन झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस पर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये स्थितियाँ कैसे बनी, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ जो यूरोपीय देश हैं वो चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उसको लेकर ये दिक्कत पैदा हो रही है। आपको बता दें कि वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आखिर जानवरों के अंग खाने के बाद जो चीन बदनाम हुआ था कि वो हर कुछ खाता है, और उसी के चलते ये कोरोना वायरस फैला है। वुहान का जो शहर है चीन का, उसमें जो एक नोटिस जारी हुआ उसके बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे। दरअसल ये ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट है। वुहान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया रेगुलेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार जंगली जानवर को खाने और शिकार करने पर वुहान में प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेश में यह कहा गया कि जंगली जानवरों और उनके उत्पादों की खपत को रोक दिया जाता है, जिससे सभी स्थानीय वन्य जीव शामिल हैं, स्थलीय और वन्य जीव शामिल है। वन्य जानवर जो राष्ट्रीय और हुबेई प्रांतीय संरक्षण सूची में है, उनका अब शिकार नहीं किया जा सकेगा। इनमें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संरक्षण के तहत कीमती जलीय जंगली जानवर और लुप्त प्राय जलीय जंगली जानवरों को भी शामिल किया गया है। आदेश में कहा गया कि अब वुहान में लोमड़ी, मगरमच्छ, भेड़िए, सांप, चूहे, मोर समेत कई जंगली जानवरों को खाने पर 5 साल की रोक लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी संगठन या व्यक्ति को वाइल्ड लाइफ या उससे जुड़े उत्पाद को बेचने के मामले में, उसकी प्रोसेसिंग के मामले में भी अब इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस के चलते चीन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो दबाव में है और झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद चीन कुछ और दूसरे बड़े फैसले भी करे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए IND24।